बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा कि राइट्स एंड लायबिलिटी क्या होता है मॉर्गेजर का। इस वीडियो में हम समझेंगे मॉर्गेजर मॉर्गेजी कौन होता है, जितने भी सेक्शन है राइट्स के बारे में, और लायबिलिटी क्या होती है मॉर्गेजर की, सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मॉर्गेजर कौन होता है। सपोज मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है। मैंने क्या किया, अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपके पास गिरवे रखी, और उसके बेसिस पे आपने मुझे कुछ लोन दिया। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूं, तो मैं मॉर्गेजर हो गया। और आप मेरी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं सिक्योरिटी के दौर पे, तो आप मॉर्गेजी हो गए। और उस सिक्योरिटी के भरोसे पे आप मुझे पैसे दोगे, राइट। तो जिसको पैसे की जरूरत है वो आदमी जो है वो मॉर्गेजर हो गया। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूं सिक्योरिटी के लिए, और बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे रहे हो, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तो मैं मॉर्गेजर हूं। आप मुझे उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप मॉर्गेजी है, राइट। ये बहुत ही मैंने आसान बता दिया। अब सबसे पहले आते हैं राइट्स ऑफ मॉर्गेजर क्या होते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया ना, गिरवे रखा है, तो मेरा कौन सा राइट हो गए, सेक्शन 60 से वो चालू होता है राइट टू रिडम्पशन। सबसे पहला मेरा राइट ये है, मेरा हक ये बनता है कि जब मैं लोन चुका देता हूं आपको, आपने मुझे लोन दिया था ना सिक्योरिटी रख के, तो मैं जब आपको पूरा लोन चुका दूंगा ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं आपके पास से। समझ रहे हो, मेरा काम है, आपने मुझे लोन दिया था, बराबर है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब मैं लोन आपको पूरा चुका दूंगा, तब मैं अपनी प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी के लिए आपके पास छोड़ी थी वो मैं वापस ले सकता हूं। ये मेरा हक है। दूसरा है, अगर समझो मैंने आपके पास डॉक्यूमेंट गिरवे रखे थे, तो डॉक्यूमेंट भी मैं वापस ले सकता हूँ प्रॉपर्टी के। अभी जाहिर सी बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर हो गया, जमीन हो गई, तो मैं उखाड़ के आपके घर पे तो नहीं लेके आऊंगा ना कि भाई ये रखो सिक्योरिटी के लिए। मैं पेपर दे सकता हूँ कि भाई चलो पेपर रखो आप, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है घर को उखाड़ के लेके आना, राइट। तो अगर मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया था, तो डॉक्यूमेंट में वापस मांग सकता हूँ। तीसरा है रिकवर फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको घर का समझो पोजेशन दिया है, तो मैं पोजेशन भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकता। अब समझो, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस लॉ है, 1902 का है, 1902 के साल का है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे। इसमें बोला है कि भाई जो भी मेरी इस हक के आड़े आएगा वो इनवैलिड माना जाएगा। यानी कि कोई भी, अब अगर मैं लोन चुका देता हूं, तो कोई भी मेरे ये हक को छीन नहीं सकता मेरे पास से। अगर कोई छीनने की ट्राई करता है तो इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा सेम केस लॉ है, जिसमें सेम बोला गया है, जो है स्टेनली वाला। इसमें भी कोर्ट ने यही बोला है कि अगर मॉर्गेजर को कोई प्रॉपर्टी को वापस लेने से रोकता है लोन चुका देने के बाद, अभी मैं लोन चुका दिया ना आपको, तो मेरा हक बनता है मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा, आपके पास क्यों रखूंगा। तो अगर आप मुझे रोकते हो, या फिर कोई दूसरा तीसरा बंदा आके रोकता है, तो ये इनवैलिड माना जाता है अगर मुझे कोई रोकता है, या फिर आप रोकते हो समझो, या फिर कोई भी रीजन की वजह से, आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं केस कर सकता हूं सूट फॉर रिडम्पशन का, राइट। अब बात करते हैं, देखिए ये तो मेरा हक है कि मैं लोन पेमेंट करता हूं, तो जो सिक्योरिटी के दौर पे जो प्रॉपर्टी आपको दी थी वो वापस ले सकता हूं। यहाँ पे प्रॉपर्टी इमूवेबल है, राइट। लेकिन अगर कोर्ट बोलती है कि भाई मॉर्गेजर का हक नहीं बनता प्रॉपर्टी वापस लेने का, तो वो मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा राइट है मॉर्गेजर का, जो सेक्शन 16 में लिया है, राइट ऑफ रिडम्पशन का राइट टू रिडम्पशन का। अब दूसरा राइट है जो सेक्शन 60A, राइट टू ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी। अगर मैं आपको पूरा लोन चुका देता हूं, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया था वो आप किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि मुझे आपको पूरा लोन चुकाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं पूरा लोन चुका देता हूं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप मॉर्गेज ही है ना, मेरी प्रॉपर्टी आपके पास है सिक्योरिटी के लिए, बदले में आपने मुझे पैसे दिए थे, राइट। अब वो जो पैसे मैं आपको वापस लौटा देता हूँ, लोन जो आपने मुझे दिया था, वो लोन मैं आपको वापस सेटल कर रहा हूँ आपके साथ, आपको मैं अपना लोन जो है वो दे दिया। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो आपके पास गिरवे पड़ी है वो आप किसी तीसरे बंदे को दे दे राइट टू, अभी आगे का जो राइट है वो सेक्शन 60B का है, राइट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवे रखना मतलब क्या होता है, पेपर ही गिरवे रखोगे ना आप, पूरा प्रॉपर्टी तो उखड़ के दोगे नहीं आप। तो मैंने आपको क्या किया था, मैंने अपना घर का जो कागज है वो आपको दिया था, गिरवे रखा था आपके पास। अब मेरे को समझो आगे जाके मेरे को ऐसा अंदर से फील हुआ कि भाई चलो पेपर तो चेक कर लेते, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किया ना सामने वाले ने, यानी कि आपने कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं
कि भाई मेरे को मेरे पेपर देखने हैं, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते इसके लिए। दूसरा, अगर मेरे को कोई रीजन की वजह से कि भाई प्रॉपर्टी के पेपर का जेरोक्स कॉपी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन वो जेरोक्स के पैसे मुझे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर आपके पास है ना, आप ही जेरोक्स करके मेरे को दोगे। तो मेरे को आपका वो जेरोक्स का जो खर्चा है, प्रिंट आउट का जो भी है, फोटो कॉपी का, वो मुझे आपको देना पड़ेगा। अब आगे वाला जो राइट है वो सेक्शन 61 है, राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज मेरे को बहुत सारे पैसे की जरूरत है और मेरे पास टोटल दो प्रॉपर्टी है, एक तो मेरा घर है, दूसरा मेरी दुकान है। अब पार्टी दोनों सेम ही है, मैं अकेला आदमी हूं जो मॉर्गेजर हूं, सामने वाला आप भी अकेले हो जो मॉर्गेजी है, राइट। मैंने अपनी दोनों प्रॉपर्टी, घर और दुकान, आपके पास गिरवे रख दी, और बदले में आपने मुझे लोन का अमाउंट दे दिया। दोनों घर के, दोनों प्रॉपर्टी का जो वैल्यू आता है उतना मेरे को आपने लोन दे दिया। अब होता क्या है, फ्यूचर में दो सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं घर, आपने मुझे घर के बेसिस पे जितना लोन दिया था ना, उतना लोन मैं आपको वापस दे दूंगा, और मैं आपके पास से घर मेरा छुड़ा लूंगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने मुझे दोनों प्रॉपर्टी को मिला के जो लोन दिया था ना, मैं वो पूरा लोन आपको दे देता हूं, और दोनों प्रॉपर्टी को मैं छुड़ा लेता हूं आपके पास से। तो दोनों भी कर सकते हैं, या फिर एक एक प्रॉपर्टी भी छुड़ा सकता हूं। जैसे अगर समझो मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, तो मैं वो थोड़ा लोन चुका के आपके पास से घर छुड़ा लूंगा। आपने घर के बेसिस पे जितना मुझे लोन दिया था, उतना लोन मैं आपको दे दूंगा, और मैं घर छुड़ा लूंगा। तो ये एक सिचुएशन हो गई, ये भी मैं कर सकता हूँ। दुकान आपके पास रहेगी थोड़े टाइम के लिए, और भविष्य में अगर मेरे पास वापस थोड़े पैसे जमा हो गए, तो मैं वो भी आपको दे दूंगा जो आपने मुझे दुकान के बेसिस पे दिए थे, और दुकान में आपके पास से वापस ले लूंगा। या फिर दोनों एक साथ वापस ले सकता हूं, लेकिन पूरा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, राइट। मेरे को आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा ना, मुझे आपको टोटल पूरा पैसा देना पड़ेगा जो आपने घर और दुकान के ऊपर दिया था मुझे। समझ रहे हो बात? तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, दोनों भी वैलिड है दोस्तों, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यूसुफैक्चरी मॉर्गेज के बारे में, टू रिकवर पोजेशन, सेक्शन 62। देखिए ये काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मुझे लोन की जरूरत थी, मैंने क्या किया, मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपके पास गिरवे रख दी। अब मालिक अभी भी मैं ही हूं, आपके पास खाली पोजेशन है। समझ रहे हो बात? तो अभी आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया। जो मैंने आपको गिरवे रखी थी प्रॉपर्टी आपके पास, पोजेशन आपके पास है, लेकिन मालिक अभी भी मैं ही हूं ना। मैंने खाली सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास रखी है, ताकि आप मुझे लोन दे पाए। अब होता क्या है, उस प्रॉपर्टी को आप अपने पास रेंट पे चढ़ा देते हो, और उसके ऊपर से मंथली रेंट आपको मिल रहा है। अब होता क्या है मालूम है, अगर आपने उस रेंट के मदद से सारा पैसा रिकवर कर लिया जो आपने मुझे दिया था लोन पे, तो मैं जो है वो पोजेशन वापस ले सकता हूं। बात समझ में आई आपको? मैं वापस आपको इजी तरीके से समझाता हूं। देखिए मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे रखी, राइट। अब होता क्या है कि उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे चढ़ा दिया, और आपको रेंट इनकम मिल रही है हर मंथ, हर महीने। तो आपने मुझे समझो लोन दिया था 10,000 का, और आपने भाड़े पे चढ़ा दी प्रॉपर्टी 5,000 महीना के लिए, राइट। तो वो जो 5,000 2 महीने में लोन रिकवर हो जाएगा, बराबर। आपने मुझे जो 10,000 दिए वो आप रिकवर कर लोगे ना रेंट से। समझ रहे हो? मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दिया वो आप भाड़े पे चढ़ा दोगे, और मंथली 5,000 भाड़ा रखा था उसका, तो 2 महीने में आपका 10,000 निकल जाएगा। तो जैसे ही आपका 10,000 निकल जाता है, मेरा हक बनता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूं। इसी को बोलते हैं सेक्शन 62 यूसुफैक्चरी मॉर्गेज, राइट। ये मेरा हक है कि मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा जैसे ही आपका जो रेंट से इनकम है, रेंटल इनकम से लोन पूरा हो जाता है। तो अब आगे बात करते हैं सेक्शन 63 की। तो ये 63 का मतलब क्या है पता है दोस्तों? प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसमें एडिशन हो जाता है। एडिशन मतलब इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जैसे कि कोई बिल्डिंग होता है, तो उसमें कोई रूफ डाल दिया या फिर नया रूम बना दिया। आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल भी होता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, अभी समझो मैंने आपको सपोज प्रॉपर्टी गिरवे रखी आपके पास, उसमें किचन किचन में आपने किचन में जो मजदूर लोग होते हैं ना, उन्होंने किचन को रिनोवेट कर दिया, तो ये आर्टिफिशियल हो गया ना, क्योंकि मजदूर आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल एडिशन क्या होता है, जैसे अभी समझो एक जगह थी जिसमें बहुत सारा पानी था, लेकिन गर्मी की वजह से वो पूरा पानी सूख गया,
और उसके वजह से जमीन बाहर आ गई, तो उस जमीन में मैं खेती कर सकता हूँ, जहाँ अपना घर बना सकता हूँ, या फिर पार्किंग लॉट बना सकता हूँ, उससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो ये दो तरह की चीज है जो प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकती है। तो अभी ये जो एडिशन हुआ ना, वो मॉर्गेजर का ही है। वंस द मनी पेड, राइट। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया था और उसके ऊपर समझो रिनोवेशन हो गया या फिर कोई एडिशन हो गया, जैसे जमीन का पानी सूख जाता है तो जमीन बचती है, तो जमीन के ऊपर मैं खेती कर सकता हूँ, तो ये मेरा फायदा ही हुआ ना। पहले गटर वाला पानी था गंदा, लेकिन वो ड्राई होके खत्म हो गया। मैंने उसके ऊपर मिट्टी बिट्टी डाल के, थोड़ा वो खातर बातर डाल के ट्रैक्टर चला के मस्त खेती चालू कर दिया। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ ना प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट मॉर्गेजर का ही है, यानी कि वो मेरा ही है। लेकिन मेरे को आपको लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा। मेरे को आपने मुझे लोन दिया, वो मैं आपको जाहिर सी बात है देने ही वाला हूं ना, राइट। मॉर्गेजर पेज फॉर एडिशनल यूजिंग हिज मनी, मॉर्गेजी पेज फॉर एडिशन यूजिंग हिज मनी, देन बोरोवर, यानी कि जो मॉर्गेजर है उसको पे करना पड़ेगा। अभी जैसे अभी समझो मैंने प्रॉपर्टी आपको दिया है, आपने किचन में रिनोवेशन करवा दिया ऐसे ही कि थोड़ा अच्छा लगे। तो अगर आप अपनी जेब से मेरी प्रॉपर्टी के लिए खर्चा करते हो, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको पे करूं। लोन तो चुकाऊंगा ही, साथ में रिनोवेशन का भी खर्चा देना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो। ऐसा हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी फिर मॉर्गेजर का ही होता है। हाँ, अगर आप हम अलग से कुछ डिसाइड करते हैं एग्रीमेंट में कि भाई एडिशन जो है वो मॉर्गेजर को नहीं मिलेगा, या फिर कुछ फलाना कंडीशन रखा है, तो वो बात अलग है। लेकिन वो जनरली मॉर्गेजर का ही होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 63A के बारे में दोस्तों। अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझे। राइट्स रिलेटिंग टू इंप्रूवमेंट्स, सेक्शन 63A। इफ द मोर्गेजी, यानी कि आप है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको गिरवे दी है ना, तो आपके पास प्रॉपर्टी है। आप अगर कोई चीज को ठीक करते हैं मेरी प्रॉपर्टी में, समझो कुछ पाइप लीकेज था या फिर छत में से पानी टपक रहा था, आप अपने जेब से खर्चा करके मेरी प्रॉपर्टी को रिपेयर करते हैं, समझो। तो इसमें जनरली मैं लायबल नहीं हूं, वो आपने किया है ना। समझ लो, छोटा मोटा काम अगर समझो है, तो आपने अगर करवा दिया तो मेरा ड्यूटी नहीं बनता आपको पे करने का। ऐसा ये सेक्शन बोलता है, ये मेरा राइट है कि वो जो आपने रिपेयर किया वो मैं अपने पास रख सकता हूं विदाउट पेइंग यू, समझ लो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज करते हो मेरी प्रॉपर्टी में, जैसे इंप्रूवमेंट, हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जो जरूरी है, जैसे घर अगर टूटने ही वाला था, बहुत बड़ी क्रैक हो गई थी दीवार में, तो आपने क्या वो थोड़ा सीमेंट बीमेंट डाल के प्लास्टर ब्लास्टर लगा के मस्त चकाचक कलर मार के कर दिया, तो ये बहुत बड़ा रिपेयरिंग हो गया ना। अभी जैसे लीकिंग, रूफ में से लीक हो रहा है, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम है, हो सकता है छत पूरा सर पे गिर जाए। तो जब तक प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे पड़ी है, तो आपका ड्यूटी बनता है ना कि उसको ठीक करे। तो अगर ऐसा कुछ करते हो तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप छोटा मोटा चीज इंप्रूव करते हो, जैसे क्या बोलते हैं, बाथरूम का संडास साफ कर दिया, वो क्या बोलते हैं, वो लिक्विड आता है ना ब्लू कलर का, वो डाल के, तो ऐसा छोटे मोटे में मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा चीज रिपेयर करते हैं, जैसे दीवार में क्रैक था उसको आपने ठीक कर दिया, तो उसमें आपका खर्चा भी ज्यादा जाएगा ना भाई। सीमेंट लाओ, उसको पीओपी, अपना क्या बोलते हैं, प्लास्टर करो सीमेंट से, फिर छत में से पूरा लीकेज ठीक करो, वाटर प्रूफिंग करो, पीओपी लगाओ, कलर मारो वापिस, तो उसमें आपका खर्चा को, तो मुझे खर्चा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है ना। लोन तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन साथ में इसका खर्चा भी देना पड़ेगा। दूसरा है प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको, मेरे पास जमीन थी, वो जमीन मैंने आपको गिरवे दे दी, तो जमीन के आजू बाजू आपने एक फेंस लगा दिया, ताकि कोई चोर आ ना जाए या फिर कोई जंगली जानवर घुस ना जाए अंदर, राइट। तो ये भी बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो ये खर्चा भी मुझे आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। लोन में दे ही रहा हूं, साथ में इस चीज का जो इंप्रूवमेंट का जो खर्चा है वो मुझे आपको देना पड़ेगा, राइट। जनरली मेरे को, मैं लायबल नहीं उस चीज को देने के लिए, लेकिन अब इस तरह का जो बड़ा बड़ा चीजें करते हो ना, जैसे डैमेज को रोकने के लिए, छत में से पानी गिर रहा था तो डैमेज बढ़ सकता है ना, आगे जाके हो सकता है छत ही गिर जाए सर पे, आदमी की जान भी जा सकती है। तो ऐसे में अगर आप मेरी प्रॉपर्टी में खुद इन्वेस्ट करते हो, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको पे करूं। दूसरा, मेरी प्रॉपर्टी को आप सेव करने के लिए समझो कुछ फेंस वेंस, ये तो मैं फेंस का एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा पहाड़ी बांधते हैं ना जमीन के आजू बाजू, ऐसा कोई काम करते हो तो आप मतलब मैं लायबल हूं, मैं मॉर्गेजर हूं, मैंने आपको प्रॉपर्टी गिरवे दी थी, तो मैं लायबल बनूंगा, क्योंकि मैं आप मेरी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हैं ना, समझ लो बात। अब बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, सेक्शन 64।
If a lease property is mortgaged and the mortgagee renews the lease, the mortgager gets the benefit after clearing the mortgage, unless mortgage contract specify otherwise. मैंने आपको प्रॉपर्टी दी थी, गिरवे रखा था आपके पास, और आपने क्या किया, ऑलरेडी लीज पे थी वो, और आप प्रॉपर्टी बाद में तो आपके पास चली गई ना, मैंने सिक्योरिटी के लिए आपको दिया प्रॉपर्टी, और आप उसको रिन्यू करते हो लीज को, तो लीज का जो बेनिफिट है वो मॉर्गेज है, यानी कि मुझे ही मिलेगा। हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई मुझे नहीं मिलेगा, तो वो बात अलग है। अब बात करते हैं सेक्शन 65 के बारे में, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मॉर्गेजर। द मॉर्गेजर इज अज्यूम टू प्रोमिस दैट दे ओन द प्रॉपर्टी, दे हैव राइट टू मॉर्गेज इट एंड विल डिफेंड इट्स ओनरशिप। यानी कि मैं जो अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे रखता हूं, उसका मैं, मेरे को आपको गारंटी देना पड़ेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो मैं ही हूं, ओनरशिप मेरी ही है, मैं ही जेन्युइन आदमी हूं इस प्रॉपर्टी का। They must pay tax, rent, or follow all the lease terms if there are earlier mortgages. They must pay the interest and clear the dues on time. प्रॉपर्टी, घरपट्टी का आपने नाम सुना है? हर हर साल आता है ना घरपट्टी, जिसको होम टैक्स भी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट लेती है, बीएमसी के ऑफिस से, या आपके शहर में पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ हर साल आता है, घरपट्टी बोलते हैं उसको लोकल भाषा में। तो वो जो टैक्स है छोटा मोटा, वो मेरा ड्यूटी बनता है। मैंने अगर प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं भूल जाऊंगा उसको, घर पट्टी आप भरो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? तो मैं अगर आपके पास प्रॉपर्टी को गिरवे रखता हूं, तो उसका मालिक भी मैं ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी फ्रॉड करके तीसरे का प्रॉपर्टी आपको दे दिया जोल करके। और अगर कोई घर का जो टैक्स वगैरह मुझे पे करना है, तो मुझे ही करना है, ऐसा नहीं कि आपको करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि आपको करना है। दे ऑल्सो प्रोमिस टू प्रोटेक्ट द मॉर्गेजी फ्रॉम एनी लॉस कॉज्ड बाय द अनपेड रेंट्स और ब्रोकन टर्म्स। अगर हमारे बीच में कोई, मेरी वजह से आपको अगर कोई तकलीफ होती है, यानी कि मैं मॉर्गेज का जो टर्म वायलेट करता हूं या फिर कुछ भी है, तो मेरे को आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। राइट टू ग्रांट अ लीज, सेक्शन 65A। द मॉर्गेजर, यानी कि मैंने आपको प्रॉपर्टी गिरवे दी है ना, तो मैं कैन लीज द प्रॉपर्टी इफ दे आर लॉफुल इन पोजेशन। यानी कि मैंने आपको प्रॉपर्टी दी है, तो मैं उसको लीज कर सकता हूं अगर मैं लॉफुल पोजेशन में हूं, राइट? द लीज विल बी बाइंडिंग ऑन द मॉर्गेजी अनलेस द मॉर्गेज एग्रीमेंट सेज अदरवाइज। और ये जो मैं लीज करता, प्रॉपर्टी आपके पास मैंने गिरवे रखी है ना, लेकिन पोजेशन मेरे पास है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, उसको लीज पे दे देता हूं, तो वो लीज आप पे भी बाइंडिंग होगा। हाँ, अगर हमारे मॉर्गेज एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि बाइंडिंग नहीं होगा आप पे, तो वो बात अलग है, लेकिन जनरली बाइंडिंग होता है, क्योंकि पोजेशन मेरे पास है ना। क्या लिखा है इसमें? द मॉर्गेजर कैन लीज द प्रॉपर्टी इफ दे आर लॉफुली इन पोजेशन। यानी कि मैं लॉफुली पोजेशन में हूं प्रॉपर्टी के, तो मैं उसको लीज कर सकता हूं, राइट? तो उसमें आप भी बाइंडिंग हो जाएगी, आप मॉर्गेजी, आपने मुझे लोन दिया था, फिर भी आप बाइंडिंग हो गए। द लीज विल बी बाइंडिंग ऑन द मॉर्गेजी ऑल्सो अनलेस द मॉर्गेज एग्रीमेंट सेज अदरवाइज। यानी कि अगर हमारा एग्रीमेंट बना था और ऐसा लिखा था कि भाई मॉर्गेज लीज का जो एग्रीमेंट है वो आप पे लागू नहीं होगा, तो बात अलग है, लेकिन जनरली नहीं बोला है तो लागू हो जाता है लीज आपके ऊपर। कंडीशन फॉर लीज, दे मस्ट फॉलो द नॉर्मल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड रिस्पेक्ट द लोकल लॉज। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को जो आपके पास मैंने गिरवे रखी है उसको लीज पे चढ़ाता हूं, तो मेरा ड्यूटी, उसके लिए क्या कंडीशन है, मेरे को प्रॉपर्टी के जो कायदे कानून है वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी लोकल और नेशनल लॉ है उसके ऊपर। फेयर रेंट, बेस्ट पॉसिबल रेंट शुड बी ऑब्टेन, नो एडवांस पेमेंट और प्रीमियम कैन बी प्रोमिस्ड। अगर मैं लीज पे देता हूं प्रॉपर्टी को, तो जो जेन्युइन रेंट है वही मेरे को लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई लूट रहा हूं सामने वाले को। नो रिन्यूअल, द लीज कैन नॉट इंक्लूड द क्लोज फॉर ऑटोमेटिक रिन्यूअल। ऑटोमेटिक रिन्यूअल लीज का नहीं हो सकता, मेरे को वापस मैन्युअली करना पड़ेगा, राइट? चौथा है स्टार्ट डेट, द लीज मस्ट टेक इफेक्ट विद इन 6 months फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूशन। तो समझ रहे हो बात? ये मैं आपको मैंने बहुत आसान भाषा में बताया है। भले प्रॉपर्टी आपके पास है, लेकिन उसका अभी भी पोजेशन, अपना क्या बोलते हैं, पोजेशन में मैं अपने पास अपना जो प्रॉपर्टी है वो आपको कागज दूंगा ना गिरवे, पोजेशन अभी भी मैं उस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, पोजेशन मेरे पास है, मैं उसको लीज दे सकता हूँ, वो लीज आपके ऊपर भी बाइंडिंग होगा,
राइट। लेकिन उसके कंडीशन भी है कि भाई मेरे को फेयर रेंट लेना पड़ेगा, मैं किसी को लूट नहीं सकता, ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं हो सकता, लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है विद इन 6 मंथ इफेक्टिव होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इफ द प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग, द लीज पीरियड कैन नॉट एग्जिट 3 years। चलिए यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया। राइट्स, राइट इन केस ऑफ वेस्ट, सेक्शन 66। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 66 की, जो बोलता है राइट इन केस ऑफ वेस्ट। अब यहाँ पे होता क्या है ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे रख देता हूँ। अब उसमें कोई नेचुरल, क्या बोलते हैं, नेचुरल तरीके से उस प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाता है। अभी हर चीज का एक लाइफ होता है ना। समझो मैंने आपके पास घर गिरवे रखा है, तो आज नहीं तो कल वो जूना तो होगा। हो सकता है उसमें दरारें हो जाए, क्रैक हो जाए, दीवार थोड़ी ये हो जाए, जिसकी इसकी वैल्यू थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, वैल्यू डाउन हो जाती है। तो अगर नेचुरल तरीके से कोई चीज, मतलब मैंने आपकी अपनी जो प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे रखी थी, उसमें कोई नेचुरल तरीके से कोई डैमेज हो जाता है नेचुरली, जैसे बिल्डिंग का एज हो गया, घर का एज हो गया, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, क्योंकि वो मैंने तो नहीं किया ना। हर जो चीज दुनिया में है वो एक ना एक दिन जानी ही है, बोला है ना किसी ने तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मॉर्गेजर हूं ना, मैंने आपको प्रॉपर्टी दी थी। अगर बिल्डिंग, अगर घर का उम्र हो गया है और उसके वजह से घर जो है वो डाउन हो रहा है, वो घर को डैमेज हो रहा है अपने आप, तो उसके लिए मैं लायबल हूं। लेकिन मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जिसके वजह से घर, मतलब जो प्रॉपर्टी है जो मैंने आपके पास गिरवे छोड़ी है, उसको डैमेज हो। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं मॉर्गेजर हूं ना, मैंने प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे रखी है, तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए और आपको तकलीफ होगी लोन रिकवर करने के लिए ना। आप उसके, क्योंकि अगर समझो आप, मैंने आपके पास घर गिरवे रखा है, उस घर के बेसिस पे आपने मुझे 10 लाख रुपया दिया है। अब मैं कोई ऐसी चीज करता हूं कि भाई घर की वैल्यू डाउन हो गई, तो आप लोन कैसे चुकता करोगे अगर मैं नहीं दे पाया तो, राइट। तो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकता जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन हो। इंटेंशनली नहीं कर सकता। हाँ अगर क्या बोलते हैं, कुदरती रीते हो गया कि भाई चलो घर का उम्र हो गया है, प्लास्टर प्लास्टर जड़ रहा है, क्रैक पड़ रही है, वैल्यू डाउन हो गया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं लायबल नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं जानबूझ के भी मैं नहीं कर सकता, ऐसा है सेक्शन बोलता है, सेक्शन 66 यानी कि 66। अब बात करते हैं दोस्तों लायबिलिटी। अब तक तो मैंने सिर्फ राइट्स ऑफ मॉर्गेजर के बारे में बताया था, राइट। अब लायबिलिटी भी तो होगी ना, दोनों सिक्के के दोनों साइड होते हैं। अब लायबिलिटी क्या कहता है, रीपेमेंट का। सबसे पहला जो लायबिलिटी है वो रीपेमेंट। अगर मैं आपके पास से लोन लेता हूं, तो मुझे वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा ना। दूसरा है वैलिड टाइटल। वैलिड टाइटल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, वैलिड टाइटल और डिफेक्टिव टाइटल भी आपने सुना है ना। देखिए, मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को गिरवे रख सकता हूं, मेरे पास उसका ओनरशिप होना चाहिए, मेरे पास उसका वैलिड टाइटल होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं वैलिड टाइटल। और डिफेक्टिव टाइटल मतलब, देखिए, मॉर्गेजर मस्ट कंपनसेट द मॉर्गेजी फॉर डिफेंडिंग अ फ्लोर टाइटल। अभी प्रॉपर्टी में मेरा टाइटल होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा हक होना चाहिए, तो ही मैं आपको दे सकता हूं, वरना नहीं दे सकता। ये मेरा हक है कि मैं आपको लायबिलिटी और कंपनसेशन पे करूं अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो। अब बात करते हैं वेस्ट। जो मैंने वेस्ट का भी लास्ट में बताया था ना, वही है। अगर छोटा मोटा चीज हो जाता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसमें मैं लायबल नहीं हूं, वो माफ करते हैं, कानून भी माफ करती है, राइट। घर की उम्र हो गई, प्लास्टर जड़ रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है यार। हर चीज का उम्र होता है, हर चीज का एक लाइफ होती है, वो जानी ही, अगर कोई चीज दुनिया में तो जानी ही वाली है आज नहीं तो कल। अगर सिग्निफिकेंट डैमेज हो रहा है, जैसे अगर मैंने आप अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवे रख दी, मैंने घर का एक दीवार ही निकाल दिया, तभी उसमें कौन, उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा ना। तो टूटी हुई प्रॉपर्टी को कौन खरीदेगा। तो आप उसके ऊपर लोन नहीं ले वसूल कर सकते हो ना। तो मेरा ड्यूटी बनता है कि भाई मैं आपको वो पे करूं, उसके लिए मैं लायबल रहूंगा। इंप्रूवमेंट कॉस्ट। अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी, आप मॉर्गेजी है, मेरी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी पड़ी है, आप अगर उसमें अपनी जेब से खर्चा करते हो इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो मेरा लायबिलिटी है कि मैं आपको पे करूं। दूसरा है टैक्स और चार्जेस। अभी जैसे मैंने आपको घर पट्टी का बताया था, हम लोग उसको घर पट्टी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं जो ईयरली जो घर पट्टी है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो पे करूं। भले प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी पड़ी है, लेकिन मुझे वो पे करना पड़ेगा।
अभी आगे बढ़ते तो लीज का टर्म है, द मॉर्गेजर मस्ट एंश्योर द कंप्लायंस विद द लीज टर्म्स टू प्रिवेंट द वैल्यू लॉस। अगर मॉर्गेज अगर लीज में प्रॉपर्टी दे तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करूं। मॉर्गेजर मस्ट पे फॉर एडिशन मेड बाय द मॉर्गेज टू प्रोटेक्ट द एनहेंस द प्रॉपर्टी। देखिए अब मैंने आगे आगे एक सेक्शन बताया जाए जिसमें जो मॉर्गेजी है जो प्रॉपर्टी ले रहा है सिक्योरिटी के तौर पे, राइट, अगर वो अपने जेब से खर्चा करता है प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने की, जैसे मैंने वो छत में से सीलिंग रूफ का अपना लीकेज का बताया था, तो आप उसको रिपेयर कर रहे हो, दीवार में बड़ी क्रैक हो गई तो आपने उसको फिल करवा दिया, तो उसमें आप अगर अपने जेब से खर्चा करते हो तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको उसके लिए पे करूं। अब आगे बढ़ते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट जो मॉर्गेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच करता हूं, जैसे अगर मैं आपने मुझे लोन दिया मैंने वो चुका नहीं पाया, तो मेरे को आपका आपका हक बनता है कि आप मेरे पास से कंपनसेशन मांगे। हालांकि प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी पड़ी है लेकिन मेरा लायबिलिटी है कि मैं आपको पे करूं, राइट। तो यही चीज है जो मैंने आपको काफी आसान भाषा में बताई है दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शुक्रिया।